हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद निहारिका। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 द यूनाइटेड नेशंस ऑफ क्लास 5th एसएसटी। बेसिकली इस चैप्टर पर मुझे लास्ट वीक बहुत सारे कमेंट्स आए थे काफ़ी सारे बच्चों के कि उनको इस चैप्टर पर वीडियो चाहिए, उनके एग्ज़ाम में ये चैप्टर आने वाला है। दैट्स वाई ये कमेंट आए थे, है ना। सो इसलिए मैं आज ये चैप्टर पर वीडियो बना रही हूँ और आप सबको मैं ये समझाऊँगी। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी उसमें काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट किए थे। उनके कमेंट्स आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख जाएंगे, उनका नाम मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर दूँगी। और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका नाम भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्प्ले करूँ तो उसके लिए आप जो भी वीडियो देखते हैं उसके नीचे उसके आंसर्स को कॉमेंट कीजिए। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा चैप्टर स्टार्ट हो गया है द यूनाइटेड नेशन। आपको देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन दिख रहा है दैट इज आइडेंटिफाई द कंट्रीज फ्रॉम देयर फ्लैग्स एंड राइट देयर नेम्स ऑन द ब्लैंक्स। मतलब ये जो आपको फ्लैग्स दिख रहे हैं, है ना, इनकी कंट्रीज बतानी है आपको कि ये कौन कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, राइट। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये चारों फ्लैग्स जो भी कंट्री से बिलोंग करते हैं आपको इनके आंसर कमेंट में लिखने हैं, ठीक है। जो भी बच्चा इसके सही आंसर बताएगा उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लूँगी। ऑल ऑफ देम आर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। मतलब यूनाइटेड नेशन के ये चारों के चारों जो भी कंट्रीज़ हैं ये वहाँ की फाउंडिंग मेंबर्स हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि ये पॉइंट या ये लाइन या ये स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है या आपके काम आएगी तो आप इसको मार्क भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं अभी मार्क करती जाऊँगी। स्टार्ट करते हैं। The United Nations is an organization that helps maintain peace in the world. यूनाइटेड नेशन का मतलब है वो ऑर्गेनाइजेशन, वो संस्था, हिंदी में संस्था कहते हैं, जो हेल्प करता है पूरे वर्ल्ड में पीस मेंटेन करने के लिए। पीस मीन्स शांति, ताकि पूरे वर्ल्ड में शांति हो, हर कोई एक दूसरे से प्यार करे, कोई लड़ाई झगड़ा ना करे। वो मेंटेन करने का काम किसका होता है? यूनाइटेड नेशन का होता है। द नेम यूनाइटेड नेशंस वाज फर्स्ट यूज्ड बाय फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, देन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड नेशन जो ये वर्ड है ये किसने फर्स्ट टाइम यूज़ किया? दैट इज़ फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया, जो कि बाद में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट भी बने। आपको भी लगता है कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है तो प्लीज़ इसको मार्क डाउन कीजिए जैसे कि मैं कर रही हूँ। और अगर आपके पास सेम बुक नहीं है, नो वरीज, आप इसका जो है नोट डाउन कर सकते हैं एवरी पॉइंट जो आपको इम्पॉर्टेंट लग रहा है। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज फॉर्मेशन ऑफ द यूएन। यूएन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, यूनाइटेड नेशन बना कैसे? यू हैव रेड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर कॉज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन। ये आपने पढ़ा है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, आपको पता है 2 वर्ल्ड वॉर हुई हैं, फर्स्ट और सेकेंड। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी मतलब पूरा वर्ल्ड आपस में लड़ाई कर रहा था, तो उसने लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन किया। लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन मतलब कि बहुत भारी मात्रा में नुकसान हुआ, लोगों की भी मौत हो गई, बिल्डिंग्स गिर गई, है ना, सब कुछ तहस नहस हो गया। दैट इज़ नोन एज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन। द कंट्रीज प्रेड एंड होप्ड फॉर वर्ल्ड पीस। और कंट्रीज़ ने क्या किया? उन्होंने प्रे करी, भगवान से प्रार्थना करी, होप करी, आशा करी फॉर वर्ल्ड पीस, कि हमारे पूरे वर्ल्ड में क्या हो जाए? शांति हो जाए, लोग लड़ाई झगड़ा ना करे। अब आगे जो लिखा है, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 51 कंट्रीज मेट एट सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में जो है 51 कंट्रीज, जिसको हम मार्क कर लेंगे ये वाली बात को, कि रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 51 कंट्रीज, मतलब 51 कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव, अब हर कंट्री में से एक एक पर्सन आया था, है ना, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। तो 51 कंट्रीज में से हर कंट्री में से एक एक रिप्रेजेंटेटिव आया था। कहाँ पे आया था? सैन फ्रांसिस्को में। वो कहाँ पर है? यूएसए में। ऑन 24 अक्टूबर 1945, 1945 को वो सब आए थे एंड साइंड अ चार्टर, और उन सब ने एक चार्टर साइन किया था। चार्टर क्या होता है? चार्टर होता है एक रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें सारे लोग ये डिस्कस करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनेगी और ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या होगा, उसे कैसे बनाया जाएगा, ये सारी चीज़ें वो साइन करते हैं। मींस ये सब बैठ के वो सब चीज़ें डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंडिया वॉज वन ऑफ देम। वो जो 51 कंट्रीज़ में थी उसमें से इंडिया भी एक कंट्री थी।
दिस चार्टर क्रिएटेड अ न्यू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और इस चार्टर ने एक नई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है बनाई, जिसका नाम है द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूएनओ बोलते हैं। 24 अक्टूबर इज ऑब्जर्व्ड एज द यूनाइटेड नेशंस डे एवरी ईयर। और 24 अक्टूबर को हम कौन सा डे मनाते हैं? यूनाइटेड नेशंस डे, जो कि एवरी ईयर मनाया जाता है। टुडे द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ 193 मेंबर स्टेट्स। आज देखिए, जब इन्होंने स्टार्ट किया था दैट टाइम 51 मेंबर्स थे, राइट? अभी कितने हैं? 193 मेंबर्स, मतलब 193 कंट्रीज जो है इसमें एसोसिएटेड है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूएन, अच्छा, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? मतलब कि जो बेसिकली जो मीटिंग्स होती हैं सारे कंट्रीज़ की बैठकर, वो कहाँ होती है? वो होती है न्यूयॉर्क में। द सेक्रेटरी जनरल इज़ द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द यूएन। जो सेक्रेटरी जनरल है वो क्या है? चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, मतलब वो सबसे मेन जो है वहाँ का ऑफिसर है, कहाँ का? यूएन का। नेक्स्ट आप देख सकते हो हमारा टॉपिक जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएन, कि यूएन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब उनकी विशेषता क्या है, यूनाइटेड नेशन काम किस बेसिस पर करता है, उसका मेन फोकस किस चीज़ों पर है। आगे पढ़ते हैं। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएन, यूएन के ऑब्जेक्टिव्स, नंबर 1, टू प्रमोट पीस इन द वर्ल्ड। इसका मेन काम क्या है? वर्ल्ड में पीस को मेंटेन करना, हर जगह शांति बनाए रखना। आगे ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने से पहले आप देख सकते हो ये बीच में आपको जो ये फिगर पिक्चर दिख रही है, ये वाली, यहाँ पे लिखा हुआ है द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूएन आर इन न्यूयॉर्क। ये आपको दिखाया हुआ है कि ये इस तरीके से हेडक्वार्टर दिखाई देता है। ये एक बिल्डिंग है जहाँ पे इनका हेडक्वार्टर है, और ये कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। जैसे कि आप देख सकते हो, जो हमारा नेक्स्ट पेज आया है उसमें आपको ये लेफ्ट में एक पिक्चर दिख रही होगी, विच सेज UN provides food assistance to the needy through its World Food Program। UN जो है, यूनाइटेड नेशन जो है, अपने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम मतलब कि वर्ल्ड में कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए, सबको खाना मिलना चाहिए। उस प्रोग्राम के थ्रू इन्होंने नीडी मतलब होता है ज़रूरतमंदों को खाना पहुंचाया। यहाँ आप देख सकते हो इस पिक्चर में, है ना? अब आपको दिख रहा है यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएन का। पहला हमने पढ़ा कि पूरे वर्ल्ड में पीस रखना उनका काम है। नेक्स्ट वी आर रीडिंग इज टू प्रमोट कॉपरेशन अमंग नेशंस में, कंट्रीज में कॉपरेशन प्रमोट करना, कि सब एक दूसरे से कॉपरेट करो। सेकेंड मोटिव ये है कि सब आपस में कॉपरेट करो। नंबर 3 इज टू इम्प्रूव द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पीपल, लोगों की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करना। सोशल मतलब कि लोगों के लोग जिनके पास कपड़े नहीं हैं उनको कपड़े प्रोवाइड करना, खाना नहीं है खाना प्रोवाइड करना, जॉब्स नहीं है जॉब्स प्रोवाइड करना, है ना? तो सोशली लोगों को इम्प्रूव करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, साथ ही साथ इकोनॉमिक कंडीशन, जैसे कि मैंने बताया, जॉब प्रोवाइड करना, कि उनकी मनी से रिलेटेड उनके पास पैसे हैं, वो इकोनॉमिक मतलब पैसा, कि पैसे से उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनके पास सफिशिएंट मनी हो ताकि वो अपनी फैमिली को अच्छे से पाल सकें। तो इकोनॉमिक साथ ही साथ सोशल दोनों कंडीशंस को इम्प्रूव करना यूनाइटेड नेशन का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट वी हैव इज टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट करना। आप सबको पता है हम सब इंसान हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री के हों, तो हम सभी के ह्यूमन राइट्स मतलब होता है अधिकार। ये राइट का मतलब लेफ्ट राइट वाला राइट नहीं है। दिस राइट मीन्स अधिकार, कि आपके पास क्या क्या राइट्स है। जैसे कि सभी के पास राइट है राइट टू एजुकेट, कि सबको पढ़ने का अधिकार है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है। एवरीवन हैज़ अ राइट टू एजुकेट। सेकेंड इज एवरीवन हैज़ अ राइट टू स्पीक, सबके पास बोलने का अधिकार है, आप किसी को भी चुप नहीं करवा सकते, सबके पास ये राइट है कि सब अपनी अपनी बात बोल सकते हैं, है ना? सो ऐसे ही बहुत सारे ह्यूमन राइट्स हैं जो कि कौन प्रोटेक्ट करता है? यूनाइटेड नेशन। आगे पढ़ते हैं। द यूएन डज नॉट फ्रेम लॉज नॉर डज इट इम्पोज टैक्सेस। यहाँ पे लिखा है यूनाइटेड नेशन ना तो लॉज फ्रेम करता है, ये कोई कानून नहीं बनाता, और ना ही ये टैक्स इम्पोज करता है, ये टैक्स नहीं लगाता। इट इज़ द प्लेटफॉर्म वेयर इश्यूज आर डिस्कस्ड। इसका मेन जो मोटिव है, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इश्यूज, जहाँ पे प्रॉब्लम्स डिस्कस्ड होती हैं एंड सॉल्यूशंस आर वर्कड आउट, और जिससे सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं।
यूनाइटेड नेशन का बेसिकली ये काम है लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और उसके लिए सॉल्यूशंस निकालना। एनी कंट्री दैट इज कमिटेड टू पीस एंड एक्सेप्ट्स अ गोल यूनाइटेड नेशन चार्टर कैन बिकम इट्स मेंबर। कोई भी कंट्री जो कि कमिटेड टू पीस है, मतलब जो कि चाहती है, जो कि पीस बनाए रखती है ना, और वो एक्सेप्ट करती है यूनाइटेड नेशन चार्टर। चार्टर क्या था, मैंने बताया था, वो रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें यूनाइटेड नेशन कैसे बनेगा, क्या क्या हमें चीज़ों को इम्प्रूव करना है, वो सब लिखा होता है। तो जो भी उन सब रूल्स को एक्सेप्ट करती है कंट्री, और जिस कंट्री में पीस जो चाहती है ना, वो जो है यूनाइटेड नेशन की मेंबर बन सकती है। यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है, द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स टू मेक द वर्ल्ड सेफ फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव ये भी है कि ये वर्ल्ड को कैसा बनाना चाहते हैं, सेफ वर्ल्ड बनाना चाहते हैं, ताकि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और जो ये अभी जो लोग रह रहे हैं या फिर आने वाली जो जनरेशन्स है वो सब बहुत ही सेफली हमारे वर्ल्ड में रहे। आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं आपको यहाँ एक नीचे पिक्चर दिख रही है, ये वाली है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है इश्यूज फेसिंग द वर्ल्ड आर डिस्कस्ड इन द जनरल असेंबली। जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली होती है उसमें इस तरीके से जो है, जो इश्यूज, जो पूरा वर्ल्ड, पूरा जो संसार है, वर्ल्ड है, जो इश्यूज फेस कर रहा होता है उसको इस तरीके से डिस्कस किया जाता है। आप देख सकते हो यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, इस तरीके से ये लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज ऑर्गन्स ऑफ द यूएन। ठीक है, अब यूएन के ऑर्गन्स क्या क्या हैं, मतलब यूएन बेसिकली किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। सो देयर आर 6 मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूएन। कितने ऑर्गन्स हैं? 6। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, 6 मेन ऑर्गन्स हैं। नंबर 1 इज द जनरल असेंबली। ये सबसे पहला और मेन ऑर्गन है जनरल असेंबली। इसका क्या काम है? द जनरल असेंबली इज द मेन ऑर्गन। जैसा मैंने आपको बताया कि ये क्या है, ये मेन ऑर्गन है ना। इसका काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इट इज़ लाइक द पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री। जैसे कि इंडिया में पार्लियामेंट है ना, जो रूल्स रेगुलेशंस लॉज इन सबको इन्फोर्स करती है, इन सब के बारे में डिस्कशंस होते हैं, वैसे ही जनरल असेंबली है। ईच मेंबर स्टेट हैज़ 1 वोट इन द जनरल असेंबली। हर स्टेट, हर कंट्री का एक मेंबर जो है उसके पास 1 वोट होता है जनरल असेंबली में। इट मीट्स एवरी ईयर इन सितंबर टू डिस्कस। और ये सभी लोग कब मिलते हैं? हर साल सितंबर में ये मिलते हैं टू डिस्कस एंड डिबेट इश्यूज ऑन पीस एंड सिक्योरिटी। और ये बेसिकली किस बात पर डिस्कशन करते हैं? ये डिबेट भी करते हैं। डिबेट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है जिसके मैं अगेंस्ट हूँ और कोई दूसरा उसके फेवर में है। जब कोई फेवर में बोलता है और कोई उसके अगेंस्ट बोलता है, दैट इज़ नोन एज डिबेट। तो जब ये लोग मिलते हैं, बैठते हैं जनरल असेंबली में, सारी कंट्रीज़ के मेंबर्स, तो क्या होता है? डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होते हैं इश्यूज़ पर, है ना। और वो इश्यूज़ क्या होते हैं? बेसिकली वो पीस, शांति पर, और सिक्योरिटी, अपनी कंट्री की और अपने पूरे वर्ल्ड की सिक्योरिटी के लिए ये लोग डिस्कशंस करते हैं। और वो डिस्कशन कहाँ होते हैं? वो जनरल असेंबली में होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, बिकॉज क्वेश्चन आपको आ सकता है कि व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ द यूएन। यूएन के ऑर्गन्स क्या हैं? तो नंबर 1 है जनरल असेंबली, जो कि क्या है? मेन ऑर्गन है। ये हमारी कंट्री के पार्लियामेंट की तरह है। हर मेंबर के पास अपना एक 1 वोट होता है, और ये सभी लोग सितंबर में मिलते हैं और ये डिस्कशन करते हैं किस पर? पीस पर और सिक्योरिटी पर। ये 4 पॉइंट आप याद रख लेंगे जनरल असेंबली पे, आपको ये अच्छे समझ में आ जाएगा और आप एग्जाम में भी कर पाएंगे। नेक्स्ट वी हैव इज सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, ये सेकंड जो है इसका ऑर्गन है। सिक्योरिटी काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस। अभी बात ध्यान से सुनिएगा, सिक्योरिटी काउंसिल की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कि ये इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करे। ठीक है, इंटरनेशनली मतलब पूरे जो वर्ल्ड की पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने का काम सिक्योरिटी काउंसिल का होता है। नंबर 1 पॉइंट इसका ये हो गया। नंबर 2 इज इट हैज़ 15 मेंबर्स। इसके कितने मेंबर्स हैं? इसमें 15 मेंबर्स हैं, 5 ऑफ विच आर परमानेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सिक्योरिटी काउंसिल का मेन काम तो पहला ये है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना। साथ ही साथ इसके 15 मेंबर्स हैं, जिसमें से कि 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, दैट नो वन कैन रिप्लेस देम। और वो 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं? वो है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड द यूएसए। तो ये पांचों के पांचों क्या है? ये परमानेंट मेंबर्स है। कहाँ के? सिक्योरिटी काउंसिल के। ये 5 कंट्रीज जो है ये
परमानेंटली सिक्योरिटी काउंसिल के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। द रेस्ट आर नॉन परमानेंट मेंबर्स, और बाकी सब जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, जो कि हु आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, जिनको हर 2 साल में इलेक्ट किया जाता है, मतलब हर 2 साल में ये लोग बदलते रहते हैं, ये परमानेंट नहीं है। तो 15 में से 5 परमानेंट है, और इन 5 के नाम आपको अच्छे से याद रखने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द नेम ऑफ द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल्स। दोज आर चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड द यूएसए, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल हमारा थर्ड है, इसको पढ़ते हैं। द UN has created a network of agencies to help the poor, the sick and the illiterate। इसके नाम से ही आपको समझ में आता है कि इसका काम क्या है। इकोनॉमिक पैसे से रिलेटेड, सोशल लोगों के रहन सहन, लोगों का तरीके से रिलेटेड। तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का क्या मतलब है कि जो UN है उसने एक एजेंसीज के नेटवर्क, एक बहुत सारी एजेंसीज को आपस में मिलाकर क्रिएट किया है। किस लिए? टू हेल्प द पुअर, गरीबों की हेल्प करने के लिए, सिक जो बीमार होते हैं उनकी हेल्प करने के लिए, एंड द इलिटरेट जो अनपढ़ होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते, उनको सपोर्ट करने के लिए इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बनाया गया है, ठीक है। आगे लिखा है दीज एजेंसीज लुक आफ्टर इश्यूज, ये उन इश्यूज पर उनको ध्यान देती है, सच एज ह्यूमन राइट्स, जैसा कि मैंने बताया था, लोगों के अधिकार, इक्वालिटी ऑफ वुमेन, कि वुमेन्स को भी इक्वालिटी मिले, उनको सेम बराबर का हक मिले, एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड। सो बेसिकली ये जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ये बेसिकली किसका लुक आफ्टर करती है? उन इश्यूज़ का, उन मुद्दों का, जैसे कि ह्यूमन राइट्स है ना, कि इन सभी इंसानों के जो राइट्स हैं, राइट टू एजुकेट, राइट टू स्पीक, जितने भी राइट्स हैं है ना, उन सब का जो है ध्यान जो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल करती है। इक्वालिटी ऑफ वुमेन, कि जो जो राइट्स मैन के पास है वो सभी राइट्स वुमेन के पास भी होने चाहिए, कि मैन और वुमेन इक्वल है, उनको किसी से कम समझना नहीं चाहिए, उनको भी पढ़ाना चाहिए, उनको जैसे उनको अपनी लाइफ जीनी है उनको वो राइट्स मिलने चाहिए। तो ये भी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड, ट्रेड मतलब बिजनेस करना, व्यापार करना, वो सब रेगुलेट कराना भी इनका, इस काउंसिल का काम है, ठीक है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का पहला जो हमने पढ़ा था, टू हेल्प द पुअर, टू हेल्प द सिक एंड टू हेल्प द इलिटरेट, है ना, कि जो गरीब है, जो बीमार हैं और जो अनपढ़ हैं उनकी हेल्प करना। नंबर 2, लुक आफ्टर ह्यूमन राइट्स, इक्वालिटी ऑफ वुमेन एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड। अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो है द वर्क ऑफ दीज एजेंसीज इज कोऑर्डिनेटेड बाय द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और जो इन एजेंसीज का काम है वो कौन कोऑर्डिनेट करता है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो इन सब के अगर आप ये मेन पॉइंट्स याद रख लेंगे ना, तो इट इज़ वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आगे देखिए, नेक्स्ट वी हैव इज ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या है? वॉज इस्टेब्लिश्ड टू सुपरवाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रस्ट टेरिटरीज ऑफ द वर्ल्ड विच वर नॉट इंडिपेंडेंट देन। ट्रस्टीशिप काउंसिल जो थी वो तब बनाई गई थी, और किस लिए बनाई गई थी? टू सुपरवाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रस्ट टेरिटरीज, है ना, जो ट्रस्ट होते हैं, है ना, उनको सुपरवाइज करना, उनको समझाना, कि पहले के टाइम पे इंडिपेंडेंट नहीं थे, वो अपने आप ही काम नहीं कर पाते थे, इसलिए जो है यूनाइटेड नेशन ने इनकी हेल्प करी, इसलिए ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाया गया। नाउ ऑल ऑफ देम हैव बिकम इंडिपेंडेंट, अब वो सब इंडिपेंडेंट बन गए हैं। द ट्रस्टीशिप काउंसिल इज़ नो लॉन्गर फंक्शनल, और ट्रस्टीशिप काउंसिल अब फंक्शनल नहीं है। 6 ऑर्गन्स ऑफ द UN है, उसमें से ये वाला जो ऑर्गन है अब ये फंक्शन नहीं करता है, अब ये वर्क नहीं करता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, सेक्रेटेरिएट। द सेक्रेटेरिएट कैरीज आउट द डे टू डे वर्क ऑफ द UN। अब इनका काम क्या है? जो UN में डे टू डे, रोज़ जो वर्क होता है उसका ध्यान रखना सेक्रेटेरिएट का काम है। इट ऑल्सो लुक्स आफ्टर द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स लेट डाउन बाय द अदर ऑर्गन्स ऑफ द UN। इसका ये भी काम है कि ये जो दूसरे UN के ऑर्गन्स हैं, है ना, जैसे जनरल असेंबली है और जितने भी हैं सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल, है ना, उन सब की जो पॉलिसीज़ हैं और प्रोग्राम्स हैं उनको देखना, उनको चेक करना सेक्रेटेरिएट का काम है। द सेक्रेटरी जनरल इज़ द हेड ऑफ द सेक्रेटेरिएट, और सेक्रेटेरिएट का हेड कौन है? सेक्रेटरी जनरल उसका हेड है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वी हैव इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये 6th हमारा ऑर्गन है। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द UN, मतलब UN का
प्रिंसिपल जुडिशियल, जुडिशियल मतलब क्या है कि कोर्ट, जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वैसे ही यूएन में जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाया गया है, जो कि जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। ये क्या करता है, ये लोगों के जो लड़ाई झगड़े हैं, जो कंट्रीज़ के लड़ाई झगड़े हैं, उसको डिस्प्यूट कराता है, उनमें शांति बनाए रखता है, उनको फैसले करता है। इट सेटल्स डिस्प्यूट्स बिटवीन कंट्रीज़, ये कंट्रीज़ की जो डिस्प्यूट्स हैं, आपस में लड़ाई झगड़े हैं, उनको सॉल्व करता है। एंड एडवाइसेस मेंबर स्टेट्स ऑन मैटर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, और इंटरनेशनल लॉ जो है उसको लोगों को समझाता है, उसको ये जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं उनको एडवाइस करता है, समझाता है। द कोर्ट हैज़ 15 जजेस, और कोर्ट के कितने जजेस हैं? 15 जजेस है इस कोर्ट में। द जजेस आर इलेक्टेड फॉर टर्म्स ऑफ 9 ईयर्स, और ये जो जजेस हैं ये कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं? ये 9 ईयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं, 9 ईयर्स के लिए हम उनको चुनते हैं, और उसके बाद फ्री जजेस चेंज होते जाते हैं। द हेडक्वार्टर्स आर एट द इन द नीदरलैंड, सो जो हेडक्वार्टर्स है वो हेग में है, इन द नीदरलैंड में, ठीक है। सो बेसिकली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमने ये समझा कि इंटरनेशनली यूनाइटेड नेशन के जो कंट्रीज़ के डिस्प्यूट होते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए वहाँ पे कोई कोर्ट चाहिए, जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ठीक है। वो ये सारे डिस्प्यूट्स को हैंडल करता है और कंट्रीज़ को इंटरनेशनल लॉ समझाता है। उधर कोर्ट में 15 जजेस हैं, और हर जज जो है 9 ईयर के लिए इलेक्ट किया जाता है, और इसका हेड क्वार्टर जो है वो हेग में है, जो कि नीदरलैंड में है। आगे अगर आप देखोगे तो हमारे पास है चेक पॉइंट, ठीक है। आपको पता है मैं हमेशा चेक पॉइंट आपको करने के लिए बोलती हूँ, और जो भी बच्चा अभी इस वक्त ये चेक पॉइंट देख रहा है, अभी के अभी अपना कमेंट सेक्शन खोलिए जल्दी से। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इन चारों के चारों फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर कमेंट सेक्शन में लिखेगा। मैं उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लूँगी, फॉर श्योर लूँगी। सो जल्दी से जाइए, इन चारों के आंसर कमेंट में लिखिए, क्योंकि ये चारों जो हमने अभी तक पढ़ा उसी से रिलेटेड यहाँ पर पूछा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, द नेम यूनाइटेड नेशंस वाज गिवन बाय, ये तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो ये नेम है यूनाइटेड नेशन, ये किसने दिया है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है, मैं लिख देती हूँ, आप भी लिखिए, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ठीक है। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने जो है यूनाइटेड नेशन का नाम दिया था। आई होप कि आप सबने भी ये सेम आंसर लिखा होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। डैश कंट्री साइन द यूएन चार्टर इन 1945। 1945 में जब यूनाइटेड नेशन स्टार्ट हुआ था, जब ये फॉर्म हुई थी ऑर्गेनाइजेशन, तब कितनी कंट्रीज ने इसके चार्टर को साइन किया था, मतलब इसके रिटन डॉक्यूमेंट को साइन किया था? जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए, और मैं भी आपको बताती हूँ इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है 51 कंट्रीज ने यूनाइटेड नेशन के चार्टर को साइन किया था। नेक्स्ट वी हैव इज द मेन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज द, यूनाइटेड नेशन का मेन ऑर्गन क्या है? प्लीज इसका आंसर लिखिए, मैं भी लिखती हूँ, दैट इज जनरल असेंबली, ठीक है। जनरल असेंबली जो है वो है यूनाइटेड नेशन का मेन ऑर्गन। लास्ट वी आर हैविंग इज देयर आर डैश परमानेंट मेंबर्स इन द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में डैश परमानेंट मेंबर्स है। ये मैंने आपको अभी बहुत अच्छे से समझाया कि सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स हैं, जिसमें से कि 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। तो इसका आंसर क्या है? 5। और जो ही बच्चा इसका आंसर लिखेगा उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी, जैसे कि मैंने आपको बोला, ठीक है। एंड आई होप आप सभी को इसके आंसर आते होंगे। आगे देखिए, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीज जनरल, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरीज जनरल कौन कौन थे, उनके नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। मैं आपको सब एक एक करके पढ़ के जाती हूँ। नंबर 1, स्ट्राइग लाई नॉर्वे। तो ये सबसे फर्स्ट जो है यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल थे, जो कि 1946 से 1952 तक इन्होंने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली। नेक्स्ट जो थे वो थे डैग हैमरस्टॉल्ड स्वेडन, जिनका ईयर 1953 से 1961 था। नेक्स्ट वी हैड इज यूथ एंड म्यांमार, जो कि 1961 से 1971 के इन्होंने बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली। नेक्स्ट वॉज कुर्ट वल्दहेम ऑस्ट्रिया, जिन्होंने, अच्छा ये देखिए, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये नॉर्वे हमने यहाँ पे पढ़ा है ना, ये हमने यहाँ पे स्वीडन पढ़ा। दीज आर द नेम ऑफ द कंट्रीज़, कि ये कौन सी कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले नॉर्वे के जनरल सेक्रेटरी थे, उसके बाद स्वीडन के थे, फिर म्यांमार, एंड द नंबर 4 इज ऑस्ट्रिया, जिन्होंने 1972 से 1981 तक जो है
इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली। 5 जो है जेवियर पेरेज डी क्योलर, जो कि है पेरू के, ठीक है, और इन्होंने 1982 से 1991 तक का ईयर रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली है। आगे है बोट्रिस घाली, जो कि है इजिप्ट के, जिन्होंने जो थे 1992 से 1996 तक। नेक्स्ट वॉज कोफी अनन घाना, जो कि थे घाना के, और इनका जो ईयर है वो है 1997 टू 2006। नेक्स्ट इज बैन की मून जो थे वो थे साउथ कोरिया के, जिन्होंने 2007 से 2016 तक का ईयर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली है, ठीक है। अब तो नीचे लिखा हुआ है, अब जो अभी हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरेस ऑफ पोर्टुगल इज़ द 9th सेक्रेटरी जनरल। तो जिन्होंने अभी जो संभाल रहे हैं, जो 9th सेक्रेटरी जनरल हैं, है ना, वो है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि कहाँ के हैं, पोर्टुगल के हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे है फैक्ट वाइज द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनाइटेड नेशन आर। यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी है? दैट इज इंग्लिश, अरबिक, फ्रेंच, चाइनीज, रशियन, स्पेनिश। तो ये जो है ये इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। आगे बढ़ेंगे। एजेंसीज ऑफ द यूएन, यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज कौन कौन है, ठीक है। द एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन वर्क ऑन कॉमन वर्ल्ड प्रॉब्लम। जो ये एजेंसीज हैं, जो ये किस पर काम करती हैं, ये कॉमन वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स हैं उन पर ये वर्क करती हैं। मोस्ट ऑफ देम वर्क थ्रू द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। जैसे कि मैंने बताया कि मोस्टली जो है ये लोग इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल की तरह काम करते हैं। लेट अस रीड अबाउट द फ्यू एजेंसीज। आइए कुछ एजेंसीज के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास नंबर 1 जो है दैट इज द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम कहते हैं यूनेस्को, फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग एजुकेशन वर्ल्ड वाइड। ये जो एजेंसी है ये इसका फोकस क्या है कि ये पूरे वर्ल्ड में एजुकेशन पर इसका फोकस है। इसका मेन फोकस ये है टू इम्प्रूव एजुकेशन इन द वर्ल्ड। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स हिस्टोरिकल एंड कल्चरल साइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। और पूरे वर्ल्ड में जितने भी ये हिस्टोरिकल कल्चरल चीज़ें हैं उनको प्रोटेक्ट करना इसका काम है। नेक्स्ट इज द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, जिसको कहते हैं यूनिसेफ, वर्क्स फॉर चिल्ड्रंस राइट। ये जो एजेंसी है ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जो UNESCO है, यूनेस्को है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट तो हमने पढ़ा था अभी यूनिसेफ, इसकी फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, और इसका मेन काम है टू वर्क फॉर चिल्ड्रंस राइट, बच्चों के राइट, बच्चों के अधिकार के लिए काम करना, उनकी डेवलपमेंट के लिए काम करना, उनकी प्रोटेक्शन एंड देयर सर्वाइवल, उनकी लाइफ को सर्वाइव करवाना, ये इनका मेन मोटिव है। नेक्स्ट वी आर हैविंग इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी शॉर्ट फॉर्म WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि क्या प्रमोट करता है? जो जनरल हेल्थ ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के लोगों की हेल्थ को अच्छी रखना, उसको प्रमोट करना, ये इनका काम है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग इज द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है FAO, ठीक है, जो कि वर्क्स टूवर्ड्स रिमूविंग हंगर फ्रॉम द वर्ल्ड। इसका काम क्या है? वर्ल्ड में से हंगर रिमूव करना, कि लोग भूखे ना रहे। हंगर मतलब भूख, कि लोगों की भूख मिटाना, लोगों को खाना प्रोवाइड करना, ये इनका। देखो एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेती बाड़ी, है ना, और फूड आपको पता ही है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी एजेंसी जो अगर जिसका नाम एग्रीकल्चर और फूड है, तो ऑफकोर्स उनका मेन मोटिव क्या होगा कि सभी लोग को, कोई भी लोग भूखे ना रहें, सभी के पास खाना हो। इट्स लैटिन मोटो फाइट पेनिस मीन्स लेट देयर बी ब्रेड, और इसका जो लैटिन वर्ड है दैट इज फाइट पेनिस, उसका मतलब है लेट देयर बी ब्रेड, मतलब हर जगह खाना होना चाहिए, वहाँ पर हर जगह खाना हो। द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? ILO, वर्क्स टूवर्ड्स promoting opportunities that help people to find work.
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है कि ये लोगों को क्या करते हैं, ये काम करते हैं टूवर्ड्स प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज़, लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी निकालते हैं दैट हेल्प पीपल टू फाइंड वर्क, जिससे लोगों को हेल्प मिलती है काम ढूंढने में, है ना। इट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ राइट ऑफ पीपल एट वर्क, और ये इनका एक और काम है। देखो लेबर का मतलब होता है काम करने वाला, जो काम करता है ना। तो इनका एक और काम है कि जब जो भी इंसान जिस जगह पे काम कर रहा है उसके वहाँ के राइट्स उसको मिले, ये टेक केयर करना भी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का काम है। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब ने मुझसे बहुत कमेंट किए थे, इसलिए मैं चैप्टर बना रही हूँ। आप सभी के एग्जाम में ये आ रहा है, सो मेक श्योर कीजिएगा इसे अच्छे से समझिए और अच्छे से इसका आंसर एग्जाम में लिख कर आइए। नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग इज अचीवमेंट्स ऑफ द यूएन। यूनाइटेड नेशन की अचीवमेंट्स क्या क्या है, मतलब इतने सालों से जिन्होंने किया उसने क्या अचीव हुआ। द यूनाइटेड नेशन हैज़ बिन वेरी सक्सेसफुल इन मेंटेनिंग पीस इन द वर्ल्ड। ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ पूरे वर्ल्ड में पीस मेंटेन करने के लिए। इट हैज़ बिन एबल टू सॉल्व मैनी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, और ये बहुत सारे इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, इंटरनेशनल झगड़े जो हैं उनको सॉल्व करने में कामयाब रहा। इट हैज़ प्रिवेंटेड कॉन्फ्लिक्ट्स फ्रॉम टर्निंग इनटू मेजर वॉर। छोटी मोटी लड़ाई झगड़ों को वॉर, एकदम बड़ी बड़ी वॉर बनने में रोकने के लिए इसका बहुत ज़्यादा योगदान रहा, कंट्रीब्यूशन रहा। इसने लड़ाइयों को वॉर्स में बदलने से रोका। इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन पीस कीपिंग ऑपरेशंस, और ये पीस कीपिंग जो ये ऑपरेशंस की पूरे वर्ल्ड में शांति बनाए रखने का जो एजेंसीज थी उनके साथ ये इन्वॉल्व रहा। द यूनाइटेड फेवर्स डिसआर्मेंट। जो यूनाइटेड नेशन है वो फेवर करता है डिसआर्मेंट। डिसआर्ममेंट क्या होता है? डिसआर्ममेंट का मतलब होता है कि वेपन्स, मतलब कि जो हथियार है ना, उनका यूज़ का ना करना, उनको विड्रॉ करना, है ना, और उनका कम से कम इस्तेमाल करना, और मिलिट्री फोर्सेस का भी कम से कम इस्तेमाल करना, वेपन्स का कम से कम इस्तेमाल करना। ये यूनाइटेड नेशन उस चीज़ के फेवर में है। मतलब यूनाइटेड नेशन चाहता है कि लोग वेपन्स का ज़्यादा यूज़ ना करें। इट मेक्स एफर्ट्स टू प्रिवेंट मिस यूज़ ऑफ डिस्ट्रक्टिव वेपन्स, और इन्होंने इस चीज़ में भी एफर्ट लगाया कि ताकि जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वेपन्स का मिसयूज़ ना करें, हथियारों का मिसयूज़ ना करें। टुडे द वर्ल्ड इज़ अ बेटर प्लेस टू लिव इन लार्जली ड्यू टू द यूनाइटेड नेशन। आज जो वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा बेटर प्लेस है, किसकी वजह से? यूनाइटेड नेशन की वजह से। आइए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इंडिया एंड द यूएन। इंडिया इज़ वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व इन ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द यूएन। इंडिया जो है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है यूनाइटेड नेशन की सारी एक्टिविटीज़ के अंदर। अब इसके पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं। इंडिया हैज़ गिवन फुल सपोर्ट टू द यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग एफर्ट्स। जो यूनाइटेड नेशन के जो ये एफर्ट्स हैं शांति बनाए रखने के, इसमें इंडिया ने पूरा का पूरा इनको सपोर्ट दिया। इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज आर सर्विंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू रीस्टोर पीस। और जो इंडिया के पीस कीपिंग फोर्सेज है, जो ये शांति बनाए रखने के तरीके हैं, है ना, उन्होंने सर्व किया डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारे वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज़ में जाकर वहाँ पर शांति बनाए रखी और उनको पीस बनाने के लिए कहा। India has always actively participated in the relief operations of the United Agencies. इंडिया ने हमेशा एक्टिवली खुद से पार्ट लिया है रिलीफ ऑपरेशंस में, लोगों की हेल्प करने के, लोगों को खाना प्रोवाइड करने में, और ऐसी बहुत सारी ऑपरेशंस में इंडिया ने खुद से जो है पार्टिसिपेट किया है। तो ये 3 पॉइंट्स है जो इंडिया का मेन सपोर्ट है यूनाइटेड नेशन के लिए। आगे देखते हैं, जैसे कि आप ये पिक्चर देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है द फर्स्ट ऑल वुमेन पीस कीपिंग फोर्स ऑफ द यूएन मेड अप ऑफ 105 इंडियन पुलिस वुमेन। तो ये क्या है? ये यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग वुमेन है, शांति बनाए रखने के लिए जो पहली वुमेन, जो कि वुमेन्स को इकट्ठा किया गया पीस बनाए रखने के लिए फोर्स में, आर्मी में, है ना, और वो 105 इंडियन पुलिस वुमेन उसमें इंक्लूड थी, जो कि बहुत बड़ी बात है ना। आगे देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो हमारा चैप्टर ओवर हो गया है ना। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको अब
इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ड्स टू नो, क्विक रिकैप, ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलना। इस वीडियो के 1-2 दिन के बाद ही मैं वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगी, है ना। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको समझ में आई हो और आपके एग्ज़ाम में आपको इससे पढ़कर अच्छे से समझ में आए और आप अच्छे से एग्ज़ाम कर पाए हो, सो डू लाइक दिस वीडियो। एंड साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नहीं समझ में आया, कोई टॉपिक, कोई पॉइंट, कोई वर्ड, तो आप वो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको कमेंट में उसका आंसर ज़रूर दूंगी, जैसा कि मैं हमेशा देती हूँ। साथ ही साथ मैं आप सभी को बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहती हूँ कि आप सब बहुत सारे कमेंट्स करते हैं और हमेशा हर वीडियो पे आप सब कमेंट करते हैं, आंसर्स लिखते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और मुझे उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और चाहती हूँ कि जैसे आप मेरे लिए कमेंट करते हैं और मुझे उससे मोटिवेट करते हैं, वैसे ही मैं आप सभी के लिए ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चों ने इसके कमेंट किए, तो आपके फ्रेंड्स, आपके क्लासमेट्स, उन सब के भी ये चैप्टर एग्जाम में आने वाला होगा। सो उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए। और एक और चीज़ मुझे आप सबको बोलनी थी कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके किसी चैप्टर पर वीडियो बनाऊं, सो मेक श्योर कीजिएगा कि आप वो मेरे को 1 वीक या 2 वीक पहले उसके लिए आप मुझे कमेंट कर दिए, क्योंकि वीडियो बनाने के बाद उसको एडिट करके फिर अपलोड करने में टाइम लगता है। सो अगर आप मुझे 1 या 2 डेज़ का टाइम देंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो आप बस ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप मुझे कमेंट करें किसी भी चैप्टर की वीडियो के लिए, तो एटलीस्ट 1 वीक पहले उसका मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं वो वीडियो ज़रूर बनाऊँ, जैसे मैं हमेशा करती हूँ। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, so please go and subscribe to my channel. Thank you for watching this video.